सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। रक्त और उत्तक या धमनी से सिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है? रक्त और उत्तक या धमनी से सिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है? केशिका के माध्यम से जाता है। देखो चला, केशिका और कोशिका में अंतर है। कोशिका जो है किसी भी शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है, लेकिन ये कहता है रक्त या उत्तक या धमनी से सिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है? केशिका के माध्यम से जाता है। केशिका में बहुत छोटी सी नली होती है, बहुत पतली सी नली होती है, जिसके माध्यम से रक्त ऊपर की ओर जाता है। अब कोशिका फिर अलग है। मानव शरीर में किस भाग में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाए थे? इसमें कभी पसीना नहीं आता है। होंठ में चला कभी पसीना नहीं आता है। इस बात का एकदम ध्यान रखना कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें पसीना कभी नहीं आता है? वो है होंठ। होंठ में कभी पसीना नहीं आता। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है और श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है और पसीना इससे होंठ से कभी नहीं आता है। किस बल के द्वारा पौधों में पानी नीचे से ऊपर जाता है? सक्शन या चूसक बल द्वारा। देखो, नीचे से पानी जो ऊपर जाता है दोस्त मेरे, ये सक्शन या चूसक बल द्वारा नीचे से पानी ऊपर जाता है। एक चीज का और ध्यान रखना, प्लोएम के बारे में लोग कहते हैं कि प्लोएम क्या करता है? प्लोएम खनिज 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 और एमिनो अम्ल का वहन करता है। प्लोएम खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। प्लोएम खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। प्लोएम खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। एमिनो अम्ल का वहन करता, प्लोएम खनिज और एमिनो अम्ल का क्या करता है? वहन करता है। प्लोएम की अगर हम बात करें, खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। जाइलम सबको पता है जल का वहन करता है, लेकिन अगर कहेगा किस बल के द्वारा पौधों में पानी नीचे से ऊपर जाता है, तो ये होगा चूसक बल। लेकिन किस क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा पानी अवशोषित होता है? पानी जड़ों द्वारा, पानी जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। किस क्रिया के द्वारा पानी जड़ों द्वारा अवशोषित होता है? अवशोषित होता, किस क्रिया के द्वारा पानी जड़ों द्वारा अवशोषित होता है? तो हम कहेंगे परासरण क्रिया के द्वारा। कौन क्रिया के द्वारा दोस्त मेरे? परासरण क्रिया के द्वारा। परासरण क्रिया के द्वारा पानी जड़ों से अवशोषित होता है। किस क्रिया के द्वारा पानी जड़ों से अवशोषित होता है? तो कहेंगे परासरण क्रिया के द्वारा पानी जड़ों से अवशोषित होता है। किस क्रिया के द्वारा पानी जड़ों द्वारा अवशोषित होता है? परासरण क्रिया द्वारा पानी जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। एक होता है उत्क्रम परासरण, जिसके द्वारा जल शुद्ध होता है। एक होता है दोस्त मेरे उत्क्रम परासरण, उत्क्रम परासरण, उत्क्रम परासरण, जिसके द्वारा जल शुद्ध होता है। जल जो है शुद्ध होता है इसी विधि द्वारा, उत्क्रम परासरण द्वारा। सीधी बात, नो बकवास, जल शुद्ध होता है दोस्त मेरे। कंटेंट वही वही सही है जो तुमको मेरिट की दुनिया की सैर करवाएगा। परासरण के द्वारा अगर हम बात करें, पानी जड़ों द्वारा अवशोषित होता है परासरण द्वारा। और चूसक बल द्वारा, किस बल के द्वारा पौधों में पानी नीचे से ऊपर जाता है? चूसक बल द्वारा। कहता पानी जड़ों द्वारा अवशोषित होता है परासरण की क्रिया द्वारा। उत्क्रम परासरण, जल शुद्ध होता है। उत्क्रम परासरण की अगर हम बात करें तो उससे जल का शुद्धिकरण होता है। प्लोएम खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। प्लोएम खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। प्लोएम की अगर हम बात करें, प्लोएम सिर्फ खनिज का नहीं, साथ में एमिनो अम्ल का वहन करता है। किस क्रिया? देखो चला, इसी में तुमको हम पढ़ाएं, जाइलम जल का वहन करता है, प्लोएम खनिज लवण का वहन करता है। उससे तुम्हारा रिजल्ट नहीं होना है दोस्त मेरे। रिजल्ट तब होगा जब आप उससे एक स्टेप ऊपर जाके। एक गुरुजी हमको मिले, हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि सर रिजल्ट कैसे होगा बच्चों का। तो वो बोले कि देखिए, जो जिस स्टैंडर्ड में अभी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे एक स्टैंडर्ड ऊपर पढ़ेगा तो रिजल्ट होगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। जिस स्टैंडर्ड में अभी आप पढ़ रहे हैं उससे एक स्टैंडर्ड ऊपर जाके पढ़िएगा ना, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, और नहीं तो रिजल्ट कभी नहीं होगा। ये बात आप जान लीजिए। कहते हैं प्लोएम खनिज और एमिनो अम्ल का वहन करता है। किस क्रिया के द्वारा पानी जड़ों द्वारा अवशोषित होता है? परासरण। उत्क्रम परासरण, जल का शुद्धिकरण। उत्क्रम परासरण, जल का शुद्धिकरण। मछली में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया, पक्षी में यूरिक अम्ल, तो मानव में कौन सा होता है? यूरिया। देखो कहता है मछली में जो गंध होता है वो भी अमोनिया के कारण होता है, पक्षी में यूरिक अम्ल के कारण होता है, तो मानव में क्या होता है दोस्त मेरे? यूरिया होता है। अब मूत्र में अगर कहेगा तो मूत्र में भी एमिनो अम्ल होता है। मूत्र में एमिनो अम्ल होता है। मूत्र में, या मूत्र में अमोनिया, सॉरी, मूत्र में अमोनिया होता है। मूत्र में
अमोनिया होता है या मूत्र में नहीं, मूत्र में एमिनो अम्ल अमोनिया या एमिनो अम्ल पाया जाता है, एमिनो अम्ल पाया जाता है जिसके कारण आपको गंध मिलता है। मछली में तो एकदम अमोनिया होता है जिसके कारण गंध होता है, मछली में उत्सर्जित पदार्थ है अमोनिया, पक्षी में यूरिक अम्ल, मानव में अगर कहेगा तो यूरिया, मानव में अगर कहेगा तो यूरिया, मूत्र में कहेगा अमोनिया या एमिनो अम्ल हो जाएगा। पौधा का कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन में भाग लेता है? बीज एवं फूल। बीज और फूल जो है ये लैंगिक जनन में भाग लेता है। आपको पता है लैंगिक जनन में एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, एक लिंगी होता है, एक द्विलिंगी होता है। एक लिंगी अगर होगा तो उसमें मेल फीमेल एक होगा, द्विलिंगी होगा तो अलग अलग होगा। तापमान के कारण लिंग का परिवर्तन कौन करता है? घोंघा। जितना भी घोंघा है उस सब तापमान के कारण अपना लिंग का क्या करता है? परिवर्तन कर लेता है। घोंघा किस पैर से चलता है? मांसल पैर से चलता है। इस सब क्वेश्चन पूछता है। विभिन्न फूलों में अंडाशय हो सकते हैं एक से अनेक बीजांड में, एक से अनेक बीजांड में अंडाशय हो सकता है, अंडाशय की संख्या एक से अधिक हो सकती है। अगला कहता है पराग कण क्या है? पराग कण की अगर हम बात करें, चला पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कण का स्थानांतरण होता है। देखो ये पराग कोश है, ये पराग कोश है, और इधर आओगे आप तो वर्तिकाग्र, ये वर्तिका हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और यहां हो गया पराग कोश। तो कहते हैं पराग कण क्या है? पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कण का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इसी से चला निषेचन की क्रिया होती है और इसी से जनन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कहां कहां बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण में बनता है, एक उत्तल लेंस में बनता है, और हमेशा ध्यान रखिएगा वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। इसको अगर थ्योरी में हम ढाल देते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आभासी भी बनता है, आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, अब बराबर भी बनता है, बराबर भी बनता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में। अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में जो है जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है केवल और केवल, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है केवल और केवल आभासी, केवल और केवल आभासी, 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 और आभासी को ही हम लोग काल्पनिक कहते हैं। आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अवतल दर्पण उत्तल लेंस में आभासी, वास्तविक, छोटा, बड़ा, बराबर तीनों बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में केवल आभासी और सीधा बनता है। बताओ पर्दे पर किसको उतारा जा सकता है? पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। बताओ पर्दे पर किसको उतार सकते हैं? एक है वास्तविक प्रतिबिंब को, एक है वास्तविक प्रतिबिंब को, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को, और तीसरा है अनंत पर स्थित प्रतिबिंब को। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा है अनंत पर स्थित प्रतिबिंब को, अनंत पर स्थित प्रतिबिंब को। मैं और मेरी टीम चला सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए जिम्मेवार है, वही हम आपको देंगे। उत्तल किधर? पर्दे पर क्वेश्चन है आपका, पर्दे पर उतार सकते हैं वास्तविक, आभासी या अनंत पर? जल्दी बता क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर? पर्दे पर आप किसको उतार सकते हैं? अवतल दर्पण उत्तल लेंस में आभासी, वास्तविक, छोटा, बड़ा, बराबर तीनों बनता है। उत्तल दर्पण अवतल लेंस में आभासी और सीधा बनता है। पर्दे पर उतार सकते हैं वास्तविक, आभासी और अनंत पर स्थित प्रतिबिंब। बताओ किसको उतार सकते हैं? वास्तविक को, आभासी को, या अनंत पर स्थित प्रतिबिंब को? किसको उतार सकते हैं? पर्दे पर हम किसको उतार सकते हैं? पर्दे पर उतार सकते हैं वास्तविक को, आभासी को, या अनंत पर स्थित प्रतिबिंब को। व्हाट इज द आंसर? पर्दे पर हम किसको उतार सकते हैं? वास्तविक को, आभासी को, या अनंत पर? केवल और केवल वास्तविक को, आभासी को भी नहीं उतार सकते, अनंत पर जो रहता है उसको भी नहीं उतार सकते। जल्दी से लिख। पर्दे पर जो उतार सकते हैं। अब चला हम आपको ये लाइन नहीं पढ़ाएंगे कि बताइए साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ये सब आपको पता है ऑलरेडी, इसलिए हम वही को लाइंस आपको पढ़ा रहे हैं चला जी, जो आपको नहीं पता है, जहां आपको दिक्कत होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को अभी तुरंत बता दिए। केवल और केवल, देखो अगले लाइन है, केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, बाकी अन्य प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। पृथ्वी पर जल का कितना परसेंट है? 71%। लेकिन लायक जल, जो पीने वाला जल है, मात्र 0.06% है। इसलिए इतराइए नहीं,
इसलिए इतराइए नहीं कि हमको जो है पानी मेरे पास बहुत है, 71% है। पीने वाला जो पानी है वो 0.06%, 0.006% है। पीने वाला जो पानी है वो मात्र 0.006% है। पृथ्वी पर जल 71% है, लेकिन पीने लायक जल जो है वो मात्र 0.006% है। आप सोच लीजिए, देखिए कितना कम है। कहते हैं पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन पीने लायक जल जो है मात्र 0.006% है। पीने लायक जल जो है इतना ही है। पृथ्वी के अंदर स्थित अलग अलग जल स्तर को क्या कहते हैं? जल तालिका कहते हैं। अलग अलग जल का जो स्तर होता है उसे हम लोग जल तालिका के नाम से जानते हैं। कुछ खास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए जल की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यकता पड़ती है? 50 लीटर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह कहा गया है कि एक व्यक्ति के लिए जीने के लिए 50 लीटर की जरूरत है। आप समझो, हमारे पृथ्वी पर मात्र 71% जल है, लेकिन पीने लायक 0.006% ही है, और उसमें एक व्यक्ति को चाहिए 50 लीटर। जो पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन की तरफ फैल रहा है, मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा, जल संकट आ जाएगा। तो दोस्त मेरे, एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए 50 लीटर। एक पेपर बनाने के लिए बताओ तो हम पढ़ाए थे कितना ग्लास पानी चाहिए? एक पन्ना बनाने के लिए कितना ग्लास पानी चाहिए? एक ग्लास चाहिए, एक ग्लास चाहिए या दो ग्लास चाहिए? कितना ग्लास पानी चाहिए बता? एक पेपर बनाने के लिए, एक पन्ना बनाने के लिए एक ग्लास चाहिए कि दो ग्लास चाहिए? पीछे पढ़ाएं। एक मनुष्य के लिए 50 लीटर चाहिए। पृथ्वी पर जल 71% है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन पीने योग्य जल 0.006% ही है। और एक मनुष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है मात्र 50 लीटर पानी आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे। एक मनुष्य के जीने के लिए प्रतिदिन, जैसे सिर्फ पीना नहीं ना, उसको खाना भी बनाना है, कपड़ा साफ करना है, सब चीज मिला के जो है लगभग 50 लीटर पानी चाहिए। एक पन्ना में बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए 2 ग्लास पानी चाहिए। किसे हरा फेफड़ा कहते हैं? जंगल को चला हरा फेफड़ा कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जंगल को हरा फेफड़ा। सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? सफेद स्वर्ण जो है, बता जल्दी से, किसको कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। और काला सोना किसको कहते हैं? काला सोना जो है ये हम लोग पेट्रोलियम को कहते हैं। पेट्रोलियम या कोयला को कहते हैं। पेट्रोलियम या कोयला को कहते हैं। और द्रव सोना जो है पेट्रोलियम को कहते हैं। द्रव सोना की अगर बात करें तो द्रव सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। पेट्रोलियम को कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं। द्रव सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। काला सोना जो है पेट्रोलियम या कोयला को कहते हैं। और द्रव सोना की अगर हम बात करें तो ये पेट्रोलियम को कहते हैं। द्रव सोना की अगर हम बात करें तो ये किसको कहते हैं दोस्त मेरे? पेट्रोलियम को कहते हैं। जल्दी भी, सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को, काला सोना पेट्रोलियम या कोयला को, द्रव सोना पेट्रोलियम को। द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। द्रव सोना जो है ये पेट्रोलियम को कहा जाता है। चलिए, किसे हरा फेफड़ा के नाम से जानते हैं? जंगल। जंगल को हरा फेफड़ा कहते हैं। एक व्यक्ति को पीने के लिए 50 लीटर पानी, एक व्यक्ति को पूरे दिन 50 लीटर पानी चाहिए। हमारे पास जो पानी है उसमें 0.006% पानी ही पीने लायक है। और एक पेपर में, एक पन्ना बनाने के लिए 2 ग्लास पानी की आवश्यकता है। सफेद स्वर्ण से प्लेटिनम का निर्माण होता है। इसीलिए देखो कहा जाता है कि पेपर का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है उसको बनाने के लिए। काला सोना जो है पेट्रोलियम और कोयला है। द्रव सोना पेट्रोलियम हो गया। तने के ऊपर एक पेड़ की शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है शीर्ष। तने के ऊपर जो पेड़ की शाखा का सबसे ऊपर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं दोस्त मेरे? शीर्ष कहते हैं। अगला है सीवेज। मुख्य रूप से है तरल अपशिष्ट। सीवेज जो है, सीवेज जो होता है, जो सीवेज देखते हैं नाली वगैरह से जो पानी निकलता है वो क्या है? तरल अपशिष्ट है। सीवेज की अगर हम बात करें तो वो कंप्लीट तरल अपशिष्ट है। सीवेज से जो, सीवेज प्लांट से जो पानी निकलता है वो क्या है? कंप्लीट एक तरल अपशिष्ट है। एक बात बताओ, अभी तुरंत हम पढ़ाए थे ब्रह्मास्त्र वाले बैच में कि अगर अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाने पर, जैसे नमक मिला दिए, अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक, क्वथनांक क्या होगा? तो क्वथनांक जल्दी से बता दो क्या होगा? अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक क्या होगा? एक ऑप्शन है बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक क्या होगा? एक ऑप्शन है चला बढ़ता है, बढ़ता, एक ऑप्शन है घटता। जल्दी बता। एक ऑप्शन है बढ़ता और दूसरा ऑप्शन है घटता। अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता की घटता? अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक जो है ये बढ़ता की घटता? अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक जो है ये बढ़ता की घटता? व्हाट इज द आंसर?
अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक जो है ये बढ़ता कि घटता? व्हाट इज द आंसर? अगर आप अशुद्धि मिला देते हैं तो क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा? व्हाट इज द आंसर? अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक जो है, ध्यान रखना, अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक जो है वो बढ़ता है, जल्दी खोलेगा नहीं, जैसे नाला का पानी जल्दी खोलता है। हिमांक जो है वो घटता है, यानी जल्दी जम जाएगा। हिमांक जो है वो घटता है। क्वथनांक, अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता, हिमांक घटता। अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक जो है वो बढ़ता और हिमांक जो है वो घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक क्या होता है? घटता है। जैसे नमक मिला दीजिएगा, क्वथनांक बढ़ेगा। घरों में सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाले पाइप को कहते हैं गंदी नली की व्यवस्था, जिसे हम सीवेज कहते हैं। ये जो हमारे घरों से जो नाली में पानी भर के अब गंगा के किनारे ले जाता है, उसको उपचारित करता है, ठोस कचरा अलग करता है, अशुद्धि अलग करता है, और यह क्रिया ये जो सीवरेज कहलाता है, गंदी नाली की व्यवस्था। इंग्लिश में कहते हैं इसको सीवरेज। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? सीवरेज। ये अगला, फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है रेत, महीन बजरी और मध्य बजरी से। देखो, रेत, महीन बजरी या मध्य बजरी सब डाल के, पहले रेत डाल देगा, रेत सबसे नीचे, उसके बाद महीन बजरी और उसके ऊपर मोटा बजरी डाल देगा, तब जाके नहीं छानता है फिल्टर वगैरह में जो हम लोग छानते हैं। सबसे नीचे रेत डाल देते हैं, उसके ऊपर टुकड़ा वाला गिट्टी, छोटा टुकड़ा वाला गिट्टी, उसके ऊपर बड़ा वाला टुकड़ा वाला गिट्टी आप डाल दीजिएगा। सब धीरे धीरे छनते छनते शुद्ध पानी आपको मिल जाएगा। अगला कहता है अदरक के प्रवर्धक में आमतौर पर किसका उपयोग करते हैं? महाभिविया, सबको पता है, तना। तना को ही प्रकंद कहते हैं। अदरक का जो प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन का मतलब होता है बढ़ना, प्रवर्धन का मतलब होता है बढ़ना। अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तना का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग प्रकंद के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग तना या प्रकंद के नाम से जानते हैं। अदरक में प्रवर्धन आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तना या प्रकंद का उपयोग करते हैं। जैव खाद्य पर्यावरण के लिए अच्छा है। अभी तुरंत हम बताएं, जैव खाद का मतलब कंपोस्ट से है। जैव खाद मतलब कंपोस्ट से है। जैव खाद की अगर हम बात करें, जैव खाद की अगर हम बात करें तो जैव खाद का मतलब कंपोस्ट है। जैव खाद पर्यावरण के लिए अच्छा है और इसमें कौन सा गुण नहीं है? संतुलित पोषक पदार्थ नहीं है। कल बताए थे, क्या कंपोस्ट खाद जो हम लोग लगाते हैं क्या उसमें संतुलित पोषक पदार्थ है? कल हम बताए थे आपको। जैव खाद कह दीजिए, जैव खाद कह दीजिए या खाद कह दीजिए, और एक होता है उर्वरक। उर्वरक में हो गया आपका, ये दोनों का एग्जाम्पल हम आपको बताए थे कल, उसी से बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया गोबर खाद या कंपोस्ट कह दीजिए, कंपोस्ट कह दीजिए। इसका जो एग्जाम्पल है ये जैव खाद की अगर हम बात करें, ये खाद, ये कंपोस्ट हो गया। उर्वरक के रूप में जो एग्जाम्पल है वो है डीएपी ले लो, डीएपी ले लो, यूरिया ले लो। तो बताओ, ये एकदम संतुलित है, ये संतुलित है, लेकिन दोस्त मेरे ये हानिकारक भी है। ये संतुलित है, हानिकारक है, लेकिन ये जो है असंतुलित है, लेकिन हानिकारक नहीं है। असंतुलित है, असंतुलित है, असंतुलित है, हानिकारक नहीं है। असंतुलित है और हानिकारक, हानिकारक, हानिकारक नहीं है। असंतुलित है और हानिकारक नहीं है। देख लो, ये कंपोस्ट है, असंतुलित है, हानिकारक नहीं है, लेकिन ये संतुलित है लेकिन हानिकारक है। ये जल अवशोषित कम करता है, जल अवशोषण कम करता है। जब ये डालोगे ना तो आपको तुरंत पानी डालना होगा। जल अवशोषण, जल अवशोषण कम करता है, जल अवशोषण कम करता है। ये जो है जल अवशोषण अधिक करता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जल अवशोषण अधिक करता है। जल अवशोषण, जल अवशोषण अधिक करता है, जल अवशोषण अधिक करता है। जल्दी लिख, जैव खाद यानी अगर गोबर खाद डालोगे ना, जल का अवशोषण अधिक करेगा। ये संतुलित नहीं होता है, हानिकारक भी नहीं होता है। ये संतुलित होता है, हानिकारक होता है, जल का अवशोषण कम करता है। इसीलिए डीएपी, यूरिया जब भी आप डालिएगा ना तो तुरंत आपको पानी डालना पड़ेगा। जैव खाद यानी कंपोस्ट की बात कर रहा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है और इसमें कौन सा गुण नहीं होता है? संतुलित पोषक पदार्थ नहीं होता है। कौन सा गुण नहीं होता है? तो इसमें संतुलित पोषक पदार्थ जो है वो नहीं होता है। उर्वरक जब ये कह दे, चला डीएपी, यूरिया, पोटास समझ लेना। उर्वरक जब ये कह दे डीएपी, यूरिया, पोटास समझ लेना। और जब ये जैव खाद या खाद कह दे तो कंपोस्ट समझ लेना। और संतुलित होता है, हानिकारक नहीं होता है, जल अवशोषण अधिक करता है। अगला,
भारत में मानसून का समय है जून से सितंबर तक। ये तो आप पढ़े होंगे, जीएस में भी गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे। विषाणु निर्जीव एवं सजीव के बीच का योजक कड़ी है, एकदम पता है आपको, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी क्या है? विषाणु है, जिसे क्रिस्टल बनाया जा सकता है। यह जनन करता है केवल परपोषी कोशिकाओं में। देखो विषाणु का कुछ गुण है, एक नोट कर लो, ये परपोषी होता है, परपोषी होता है। जब तक इसको चला अपना टारगेट नहीं मिलता है निर्जीव रहता है, और जब टारगेट मिल जाता है तो सजीव बन जाता है। मतलब जकरा पे एकरा पोषण मिलेगा वहां सजीव बन जाएगा। कितना घटिया आदमी है देखो, इसलिए इसका आज तक इलाज नहीं हुआ है। ये म्यूटेट करता है, अपना रूप रंग बदलते रहता है, इसीलिए देखो कोरोना वायरस का इलाज नहीं आया, टीका आया है। इसलिए विषाणु जनित रोग का केवल टीका होता है। रूप रंग बदलते रहता है, रूप रंग बदलता है अर्थात म्यूटेट करता है, रूप रंग बदलता है अर्थात म्यूटेट करता है, रूप रंग बदलता है अर्थात म्यूटेट करता है। अधिक ताप अत्यधिक अधिक ताप और कम ताप पर मरता नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ठंड गर्मी में कोरोना भाग जाएगा तो गलत है। अधिक ताप और कम ताप पर मरता नहीं है, और कम ताप पर मरता नहीं है, पर मरता नहीं है। कि इलाज इसका केवल टीका से है। इलाज या शरीर खुद अपना डब्ल्यूबीसी बना लेता है। इलाज जो है इसका टीकाकरण है। इलाज जो है इसका केवल और केवल टीकाकरण है। परपोषी है, रूप और रंग बदलता है, म्यूटेट करता है, अधिक ताप और कम ताप पर मरता नहीं है। इलाज इसका केवल और केवल टीकाकरण है। जल्दी लिख, इलाज जो है इसका केवल और केवल टीकाकरण है। इलाज जो है इसका केवल और केवल टीकाकरण है। परपोषी है, रूप और रंग बदलता है, म्यूटेट करता है, अधिक ताप और कम ताप पर मरता नहीं है। इलाज इसका केवल और केवल टीकाकरण है। इलाज की अगर बात करोगे तो केवल और केवल दोस्त मेरे क्या है? इसका इलाज टीकाकरण है। जल्दी, परपोषी है, और ये एकदम परपोषी है। जब नहीं मिलता है टारगेट तो निर्जीव है, टारगेट मिल जाता है तो सजीव है। ब्रेड किण्वन में कौन सी गैस निकलती है? देखो चलाइए, हमेशा ध्यान रखना, किण्वन जो होता है, किण्वन का मतलब ये होता है सड़न। किण्वन का मतलब होता है सड़न। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, किण्वन में कौन सी गैस कहेगा निकलेगा? CO2। अगर कोई सोडा कह देगा, सोडा कह देगा, तब भी कहेगा कौन सी गैस निकलेगी? CO2। जितना भी सोडा, लेमन सोडा, फिश सोडा, क्लब सोडा, कोई भी सोडा है, उससे कौन सी गैस निकलेगी? एक चीज का और ध्यान रखिएगा, किण्वन विधि से हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बनाते हैं, तब भी CO2 निकलता है। किण्वन विधि से हम लोग क्या बनाते हैं? इथाइल अल्कोहल। कैसे बनाते हैं? C6H12O6 जो है, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में, ईस्ट की उपस्थिति में ये बना देता है C6H5OH, C6H5OH प्लस CO2 प्लस H2O, प्लस CO2 प्लस H2O, और इसको हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ये क्वेश्चन पूछता है चला कि कौन विधि के द्वारा हम लोग इथाइल अल्कोहल, किस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा C6H12O6 जाइमेज एंजाइम या ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल बनाता है। इसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल निकलता है। तो आपको कहेगा बताओ किस विधि द्वारा हम लोग इथाइल अल्कोहल बनाते हैं? ग्लूकोज से जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है, प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। किण्वन से CO2 का निर्माण होता है, सोडा से CO2 का निर्माण होता है, और किण्वन में इथाइल अल्कोहल बनता है, उसमें भी देखो CO2 का निर्माण होता है। ब्रेड के किण्वन में कौन सा गैस निकलता है? CO2। ब्रेड के किण्वन से कौन सा गैस निकलता है दोस्त मेरे? CO2 निकलता है। ब्रेड के किण्वन से कौन सी गैस निकलती है? दैट इज CO2 गैस निकलती है। जल्दी लिख। ब्रेड के किण्वन से कहेगा कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। जल्दी लिख अगला। रेयन का स्रोत है कास्ट लुगदी, मतलब कास्ट मतलब होगा लकड़ी, लकड़ी का जो लुगदी होता है उसी से रेयन बनता है। देखो चला, रेशा के बारे में क्वेश्चन पूछता है। रेशा दो प्रकार का होता है, एगो प्राकृतिक रेशा होता है और एगो दोस्त मेरे कृत्रिम रेशा होता है। हम दोस्त मेरे आपको वो प्रश्न नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपको ऑलरेडी आता है। एनसीईआरटी की जानकारी आप बार बार जब पढ़िएगा धीरे धीरे आपकी जानकारियां बढ़ेंगी। आप कहिएगा कि हमको पढ़ाइए हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन अन्य चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपकी आंखों तक नहीं आ रहा है वो भी पढ़ाएंगे। कहते हैं दोस्त मेरे प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रेशा में कौन कौन है? पटसन है, पटसन है, उसके बाद जिसको हम जूट भी कहते हैं, पटसन है, जूट है,
कपास है, कपास है, सेलुलोज है, सेलुलोज है, सेलुलोज है, पटसन है, जूट है, कपास है, सेलुलोज है। कृत्रिम रेशा की अगर हम बात करें, कृत्रिम रेशा में नायलॉन है, पहला कृत्रिम रेशा यही है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर है जो सबसे जल्दी सूखता है, पानी बहुत कम अवशोषित करता है। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन है। उसके बाद रेयॉन, तो रेयॉन भी है, रेयॉन लेकिन अर्ध संश्लिष्ट है, बट फिर भी आप रेयॉन को इसी में रख सकते हैं। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि रबड़ में जो सल्फर मिलाते हैं यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है। इससे रबड़ पहला कठोर होगा, कठोर होगा या मुलायम होगा? बता जल्दी से। यहीं से रेशा से क्वेश्चन रहता है कि रबर में सल्फर मिला देने से, रबर भी चला इसी में आ जाएगा, रबर जो है वो भी इसी में आ जाएगा। रबर जो है, रबर ले लो, रेशम ले लो, रबर ले लो, रेशम ले लो, रेशम ले लो, ये सब इसी में आ जाएगा। बताओ, रबर में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण कहलाता है। इससे कठोर होता है कि मुलायम होता है? सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। जल्दी बता आंसर क्या होगा। रबर में अगर हम सल्फर मिलाते हैं तो यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। इससे कठोर होगा कि मुलायम होगा? जल्दी बता। आंसर हो जाएगा कठोर होगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? कठोर होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है रबर कहां से प्राप्त होता है? आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। रबर जो है वो आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। रबर जो है वो आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। रबर किससे प्राप्त होता है दोस्त मेरे? आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। रबर की अगर हम बात करें तो ये आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। रबर किससे प्राप्त होता है दोस्त मेरे? आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। रबर में सल्फर मिलाते हैं, वल्कनीकरण कहलाता है, कठोर होता है। और प्राकृतिक रबर में पटसन, कपास, सेलुलोज, रबर और रेशम आ गया। कृत्रिम में नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन आ गया। और रबर कहां से प्राप्त होता है? आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है पॉलिस्टर और कपास। पॉलिस्टर और कपास से पॉलीकोट बनाया जाता है। पॉलीकोट जो बनाया जाता है जिस पर पानी नहीं, अभी देखिएगा आजकल प्रचार देता है वो टी शर्ट का, पानी दोगे अंदर नहीं जाएगा, तो वो पॉलीकोट है। वो किससे बनाया जाता है? पॉलिस्टर और कपास से। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कपास में सेलुलोज पाया जाता है। कपास में अगर हम बात करें तो सेलुलोज पाया जाता है। और पॉलिस्टर की अगर हम बात करें, पॉलिस्टर की अगर हम बात करें, ये जल्दी सूखता है, जल्दी सूखता है, जल्दी सूखता, अब पानी कम अवशोषित करता, जल्दी सूखता, अब पानी कम अवशोषित करता, जल्दी सूखता और पानी कम अवशोषित करता, जल्दी सूखता और पानी कम अवशोषित करता है। जल्दी लिख। ये जो है चला, जल्दी सूखता और पानी कम अवशोषित करता है। पॉलिस्टर की अगर हम बात करें तो कपास, सेलुलोज, कपास में सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज को पचाने के लिए ही कल बताए थे शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। अब पॉलिस्टर जल्दी सूखता है, पानी कम अवशोषित करता है। अब पहला कृत्रिम रेशा कौन है? नायलॉन है। रेशा दो प्रकार का, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। पटसन हो गया, रबर हो गया, रेशम हो गया, ये सब हमारा प्राकृतिक है। उधर पॉलिस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, वो सब कृत्रिम है। और पॉलिस्टर जल्दी सूखता है, पानी कम अवशोषित करता है। कपास में सबसे अधिक सेलुलोज होता है। पेपर भी बना होता है सेलुलोज का। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला जार बनाने में काम आता है, वो क्या होता है? गौर फरमाइएगा। रसोई घर का जो जार बना होता है, रसोई घर का जो जार बना होता है दोस्त मेरे, वो क्या होता है? रसोई घर का जो जार बना होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द रसोई घर का जार? वो होता है पीईटी। इसको हम लोग कहते हैं, पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन, 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 पॉलीइथिलीन टेराप्थलेट, टेराप्थलेट, टेराप्थालेट, टेराप्थालेट, पॉलीइथिलीन टेराप्थलेट बोलते हैं उसको, पीईटी कहते हैं। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला जार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है वो है पॉलीइथिलीन टेराप्थलेट। जल्दी से लिखो, पीईटी। और जो इलेक्ट्रिक केबल जो होता है, इलेक्ट्रिक केबल जो होता है दोस्त मेरे, वो होता है पीवीसी। पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल
क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। इलेक्ट्रिक केबल जो होता है वो पीवीसी का बना होता है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। इलेक्ट्रिक केबल पीवीसी का बना होता है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। इलेक्ट्रिक केबल की अगर हम बात करें, ये पीवीसी का बना होता है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चला बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट 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 प्रूफ जैकेट जो होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, ये केवलर का बना होता है। किसका बना होता है दोस्त मेरे? केवलर का बना होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट की अगर हम बात करें, ये केवलर का बना होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट की अगर हम बात करें, ये केवलर का बना होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर का। इलेक्ट्रिक केबल पीवीसी का बना होता है। और ये हो गया चला जो जार होता है किचन में, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट का बना होता है। पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट का बना होता है। किसका बना होता है दोस्त मेरे? वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला, जार बनाने में काम आता है, पीईटी का बना होता है, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट का। इलेक्ट्रिक केबल पीवीसी का बना होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर का बना होता है। दोस्त मेरे सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि यही आपको मंजिल तक ले जाएगा। हम आपको शायरी सुनाएं, हम आपको गंदा गंदा बात बोल के इंटरटेन करें, तो वो आपको कभी मंजिल तक नहीं लेकर जाएगा। इसलिए सिर्फ पढ़ाई कीजिए। कहते हैं जीवाश्म ईंधन किसके अवशेष से प्राप्त होता है? मृत जीव के। जीवाश्म ईंधन में आ गया चला कौन कौन? जीवाश्म ईंधन में आ गया कोयला, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जो है ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। और इस जिसके अवशेष से प्राप्त होता है मृत जीव। मृत जीव जो होता है, जो इसके अवशेष से प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है किससे? मृत जीव से। कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि से प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन। अगला, कोयला किसके अवशेषों से प्राप्त होता है? केवल वनस्पति। केवल वनस्पति। कोयला के बारे में कुछ चीजें पूछी जाती है। कोयला में एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, बीट, लिग्नाइट का नाम सुना होगा। कार्बन प्रतिशत जो होता है, कार्बन प्रतिशत बोलिए या समय काल बोलिए, समय अवधि बोलिए, कार्बन प्रतिशत बोलिए या समय अवधि बोलिए, कार्बन प्रतिशत बोलिए, समय अवधि बोलिए। प्रदूषण की मात्रा, कम प्रदूषण की मात्रा बोलिए, कम प्रदूषण की मात्रा बोलिए। इस सब जो है दोस्त मेरे, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होता है। एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट में। उससे कम होता है बिटुमिनस में, उससे कम होता है बिटुमिनस में, और उससे कम होता है लिग्नाइट में, उससे कम होता है लिग्नाइट में, और उससे कम होता है पीट में। सबसे घटिया कोटि का कोयला होता है पीट। सबसे अधिक समय लेता है एंथ्रासाइट। सबसे अधिक कार्बन इसी में होता है। सबसे कम प्रदूषण भी यही फैलाता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण पीट कोयला फैलाता है। सबसे कम कार्बन प्रतिशत भी इसी में होता है। सबसे कम समय भी यही लेता है। आंसर देखो ना, पीट। ये पीट एकदम समझो वनस्पतीय है। ये थोड़ा सा कठोर होगा तो लिग्नाइट बनेगा, ये थोड़ा सा कठोर होगा तो बिटुमिनस, ये थोड़ा सा कठोर होगा तो एंथ्रासाइट। याद ना रहे तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखिए, ए बी एल पी। ए होता है, फिर बी होता है, फिर एल होता है, फिर पी होता है। कोयला किसके अवशेषों से प्राप्त होता है? केवल वनस्पति के अवशेषों से प्राप्त होता है। कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होता है, उससे कम बिटुमिनस में होता है, उससे कम लिग्नाइट में होता है, उससे कम पीट कोयला में होता है। उससे कम किस में होता है दोस्त मेरे? पीट कोयला में होता है। उससे कम पीट कोयला में होता है। अगला, कोयला, कोलतार से नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है, जिसे भगाने के लिए, किसे भगाने के लिए? मौत यानी कीड़ा। ये जो आपको मिलता है ना, ये गोली, ये जो गोली हम लोग लाते हैं कीड़ा वगैरह को भगाने के लिए कपड़ा वगैरह से, ये कहां से बनता है? कोलतार से नेप्थलीन की गोली बनती है। ये नेप्थलीन की गोली है। इससे मौत यानी कीट को भगाया जाता है। जो नहीं दिखता है कभी कंबल वगैरह में गोली डाल के हम लोग छोड़ते हैं ताकि कोई कीड़ा इसके नजदीक ना आए। तो ये किससे बनता है? ये नेप्थलीन की गोली है। और नेप्थलीन की गोली किससे बनती है? कोलतार से बनती है। आपको कहेगा नेप्थलीन की गोली किससे बनती है? कोलतार से बनती है। नेप्थलीन की गोली किससे बनती है? कोलतार से बनती है। नेप्थलीन की गोली किससे बनती है? कोलतार से बनती है। और ये क्या हटाता है? कीड़ा हटाता है। ये जो गोली आप देख रहे हैं, ये जो टैबलेट आप देख रहे हैं, आप भी यूज किए होंगे, ये नेप्थलीन की गोली है। और ये कहां से प्राप्त होता है? कोलतार से प्राप्त होता है। कोक पेट्रोलियम अवयव नहीं है, यह अवयव है किसका? कोयला का। देखो, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन निकालते हैं कौन विधि द्वारा? पेट्रोलियम, इसका का शुद्धिकरण होता है, एकदम याद रखिएगा, पीछे भी हम लिखाए थे। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। फिफ्थ एडिशन की जो बुक है चला, वो 3 से 4 दिन में मार्केट में आ जाएगी।
3 से 4 दिन में मार्केट में आ जाएगी, अभी आउट ऑफ स्टॉक है। 4th एडिशन की बुक, 5th एडिशन की बुक आ रही है, उसमें ये सब पॉइंट अपने अपने जगह पर आपको दिखाई देगा। एक जगह एनसीईआरटी वन लाइनर भी आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा हम उसको और स्मार्ट बनाने की कोशिश की है। जिसके पास जरूरी नहीं है कि 4th एडिशन है तो 5th लेना ही है, आपको लेने की जरूरत नहीं है अगर आप ये क्लासेस कर रहे हैं तो। कहते हैं जल्दी से बता, कोक पेट्रोलियम अवयव नहीं है, यह अवयव है किसका? कोयला का। कोक पेट्रोलियम अवयव नहीं है, यह अवयव है कोयला का। इसका शुद्धिकरण जो कहते हैं पेट्रोलियम का, ये प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जल का शुद्धिकरण करते हैं आसवन विधि द्वारा। जल का जो शुद्धिकरण करते हैं दोस्त मेरे, आसवन विधि द्वारा करते हैं। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम का निर्माण उस जीव से हुआ है जिसका निवास स्थान कहां है? समुद्र में। पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, लेकिन इसका निर्माण कहां से हुआ है? क्योंकि चला देखो, इतना भाग जल है, उसमें इतनी सारे जीव हैं, आई सब जब मरता है ना, तब वही जो नीचे जाता है उसी से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। और इसका मतलब जीवों से ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है दोस्त मेरे? जीव। जीव में भी कौन जीव? समुद्री जीव से। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप, इंग्लिश में फ्लैश पॉइंट कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग फ्लैश पॉइंट के नाम से जानते हैं। कहते हैं वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वह कहलाता है ज्वलन ताप या फ्लैश पॉइंट के नाम से जानते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वह कहलाता है ज्वलन ताप या फ्लैश पॉइंट। ज्वलन ताप या फ्लैश पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप या फ्लैश पॉइंट। एक चीज और ध्यान रखना, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान के ईंधन को, एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने के लिए जो उस जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होता है, जो ऊष्मा प्राप्त होता है, एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। एकांक द्रव्यमान के ईंधन को, एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन गैस का 150 किलो जूल पर ग्राम। ऊष्मीय मान की अगर बात करोगे, ऊष्मीय मान सबसे अधिक किसका होता है? ऊष्मीय मान जो है सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का। सबसे अधिक जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। कितना? 150 किलो जूल पर ग्राम। एकांक द्रव्यमान के देखो, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ये तो चलो पूछ दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछता है वो ये पूछता है, एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान सबसे अधिक हाइड्रोजन का होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। ऊष्मीय मान सबसे अधिक जो होता है दोस्त मेरे वो हाइड्रोजन का होता है। कितना होता है? 150 किलो जूल पर ग्राम। कितना होता है दोस्त मेरे? 150 किलो जूल पर ग्राम। ऊष्मीय मान सबसे अधिक हाइड्रोजन का कितना? 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे और अब आपकी मैथ की कक्षा स्टार्ट होगी। 150